पिछले एपिसोड में आपने देखा जैक कोर्ट में अपने ऊपर लगे हुए सभी एलिगेशंस को क्लियर करते हुए गेटकीपर्स के बारे में बताता है कि किस तरह वो गौतम को लूट रहे हैं। कोर्ट में अपने आप को निर्दोष साबित करके जैक हार्ली से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वो नकली हार्ली थी और ओरिजिनल हार्ली क्विन वहाँ आकर उसे वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद जैक और हार्ली मिलकर गौतम के सभी सुपर विलेंस का माइंड कंट्रोल कर लेते हैं। अब आगे जोइंग को उस जोक शॉप में डुप्लीकेट हार्ली क्विन ड्रेसअप होते हुए बोलती है कि वो एक झूठा है, एक पागल ड्रग एडिक्ट की तरह उन पिल्स को खा खा कर उसने जोकर की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे उसका डेस्परेट रोमांस मिल जाएगा। वो बस एक और रुकावट है जो सोचती है कि उसे रोक पाएगी, बट जोकर किसी आदमी से कई गुना बढ़कर है। वो एक रायट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी सुपर विलेंस मिलकर गौतम पर हमला कर देते हैं और बैटमैन, नाइटविंग, बैटगर्ल और जीसीपीडी मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। बैटमैन बेन को अपनी बैट मोबाइल से ठोकते हुए बोलता है कि हमें इन सबको क्राउड से दूर ले जाना होगा। वो एक बटन को क्लिक करता है और बोलता है कि मुझे फॉलो करो, और बैट मोबाइल से 2 एरो निकलकर बेन और क्रोक को हिट करती है। वही हेलीकॉप्टर में जिम पायलट से बोलता है कि बैटमैन उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा है, उसे फॉलो करो। जिस पर हार्वी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है जिम? बैटमैन अपना ध्यान रख सकता है, यहाँ पर हमारे लोग बुरी तरह पिट रहे हैं, हमें यहीं पर रुककर उन्हें एयर सपोर्ट देना चाहिए। जिस पर पायलट भी एग्री करता है, लेकिन जिम चिल्लाता है कि हम ये लड़ाई बैटमैन के बिना नहीं जीत सकते, इसलिए बैटमैन को फॉलो करो। वही बैटमैन क्रॉक और बेन को घसीटते हुए बैकपोर्ट पर बन रही जैक की लाइब्रेरी की तरफ ले जा रहा होता है। वो बोलता है कि एक वाइड ओपन स्पेस एरिया है जहाँ पर कोई नहीं होगा, ये जगह इन्हें रोकने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बैटमैन बेन और क्रॉक को कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रैश करवा देता है और वो कहता है कि इन सब के पीछे जरूर जोकर का हाथ है और ये लाइब्रेरी भी इन सब का ही पार्ट होगा। मुझे लग रहा है कि उसने जानबूझकर हमें यहाँ आने दिया ताकि बेन और क्रॉक इस जगह को डिस्ट्रॉय कर सके। बेन और क्रॉक एक दूसरे को घूरते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट को तबाह करने लगते हैं और नाइटविंग बोलता है कि ये बात तो सही है कि तुम कभी गलत नहीं होते हो बैटमैन। बैटमैन उन दोनों की तरफ भागते हुए बोलता है कि हमें उनका पीछा करना होगा, जिस पर बैटगर्ल चिल्लाती है कि रुको, ये बिल्डिंग गिरने वाली है, और तभी बैटमैन के ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। जिसके बाद बैटमैन जैसे तैसे करके अपने आप को वहां से बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि उसका सूट खून से भर चुका होता है। बैटगर्ल उसके पास आती है, लेकिन बैटमैन चिल्लाता है कि मुझसे दूर हो जाओ, और वह बैट मोबाइल में रेंगते हुए बैठकर कहता है, कंप्यूटर ऑटो ड्राइव मेडिकल प्रोटोकॉल को शुरू करो और मुझे वेन टेक हिडन एंट्रेंस में ले चलो। जिसके बाद बैट मोबाइल फुल स्पीड में वहां से निकल जाती है और जिम हेलीकॉप्टर से उतरता है और हार्वी उसे कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हम इस लड़ाई को पीछे छोड़ा है, कि हम सच में पुलिस वाले हैं? नैन्सी जिम से कहती है कि पूरे शहर में विलेंस का हमला बढ़ता जा रहा है सर। वही दूसरी तरफ जैक और हार्ली लॉ ऑफिस ऑफ हिल एंड हिल में आए होते हैं, जिसे शायद क्रॉक और बेन ने बर्बाद कर दिया। हार्ली कहती है कि ये काम कर गया जैक, सभी उन्हें रोकने में बिजी हो चुके हैं, तो हम बिना किसी टेंशन के अपना काम कर पाएंगे। जैक कैबिनेट से कुछ फाइल्स निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि सभी लॉयर्स और अकाउंटेंट पेपर वर्क को इतना डल और कंफ्यूजिंग क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपने राज को छुपा सके, और ये है गौतम का सबसे बड़ा राज। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैट केव में ब्रूस के शरीर से लगातार खून बह रहा होता है। वो अपने आप को बैंडेजेस लगाने की कोशिश करता है और एल्फ्रेड को देखने पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे एल्फ्रेड की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि ब्रूस नीचे गिरा पड़ा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक मीडिया के सामने मिशेल नाम की एक बच्ची के बारे में बताता है कि किस तरह वो 1 साल से हॉस्पिटल में थी, क्योंकि बैटमैन ने अपने बैट मोबाइल को उसके घर के छत पर चढ़ाकर उसके पूरे अपार्टमेंट को ही तबाह कर दिया, जिसमें उसकी मां मारी गई। वो कहता है कि गौतम में ऐसे हजारों मिशेल्स हैं जो बेघर हो चुके हैं और इन सब का कारण है बैटमैन। हम सब कभी न कभी बैटमैन के लापरवाही के कारण हो रहे डिस्ट्रक्शन का शिकार हुए हैं, बट किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। बट कुछ लोग हैं जो इन सब का भी हिसाब रख रहे थे। ये वही लोग हैं जो इन सब की भरपाई भी आपसे ही करवा रहे थे, द गेटकीपर्स। वो लोग आज तक आपसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के नाम पर बैटमैन डेवास्टेशन फंड लेते आ रहे हैं, पर रिसेंटली मेरे हाथ कुछ रिकॉर्ड्स लगे हैं जो बताता है कि हर साल बैटमैन के कारण हो रहे डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें कितना कॉस्ट पे करना पड़ता है, और वो नंबर है $3 बिलियन।
आगे जोकर बोलता है, मुझे पता है कि आप में से कई लोग मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि मैं जोकर था, बट कोई भी बैटमैन को इतना नहीं जानता जितना कि जोकर जानता था। तो इसलिए मुझे जोकर के नॉलेज यूज करने दे ताकि मैं गौतम से बैटमैन के दहशत को हटा सकूं। वहीं दूसरी तरफ बैट गेम में ब्रूस को होश आता है और वो देखता है कि उसके शरीर में फ्रीज टेक के वायर्स लगे हुए हैं जो कि अल्फ्रेड पर लगाए गए थे। और हम देखते हैं कि अल्फ्रेड एक चेयर पर बैठा हुआ है, लेकिन असल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ना होने के कारण वो मर चुका था। अगले सीन में हमें अल्फ्रेड का फ्यूनरल दिखाया जाता है और धीरे धीरे सब वहाँ से चले जाते हैं और रात हो जाती है, लेकिन डिक और बारबरा वही रुकते हैं। डिक बोलता है कि मेरे पेरेंट्स की मर्डर के बाद ब्रूस ने मेरा ख्याल रखने के लिए सब कुछ किया, पर उसे एक टीनेज बच्चे को संभालना नहीं आता। वो अल्फ्रेड था जो मुझे गले लगाकर मेरा ख्याल रखा करता था और मुझे दिलासा देता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट मैं हमेशा सोचता था कि अल्फ्रेड के ना होने पर क्या होगा। बारबरा जेसन टॉड के ग्रेव को देखकर पूछती है कि वो कौन था और डिक बोलता है कि वो सबसे पहला रॉबिन था जिसे जोकर ने मार दिया, पर हमें आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली, इसलिए वो ग्रेव खाली है। बारबरा बोलती है कि ब्रूस ने मुझसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। डिक कहता है कि जेसन ब्रूस के लिए उसके बेटे जैसा था, एक लौता जो उसके इतना करीब था जितना कि मैं कभी नहीं आ पाया। बारबरा बोलती है कि तुम नहीं जानते, पर ब्रूस तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता है, जिस पर डिक बोलता है कि अगर ऐसा है तो मेरे भागने पर मुझे ब्रूस के बजाय अल्फ्रेड ने क्यों रोका था। आगे बारबरा बोलती है कि ब्रूस अपने हदें पार कर रहा है और उसे रोकने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, जिस पर डिक बोलता है कि मुझे इन सब से दूर रखो, मैं यहाँ पर सिर्फ अल्फ्रेड के लिए आया था। बारबरा बोलती है कि भले ही तुमने एक नया कॉस्ट्यूम बना लिया हो, पर अंदर से तुम अभी भी रॉबिन ही हो। डिक कहता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं मदद करूंगा, पर अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर बारबरा डिक का कॉलर पकड़कर चिल्लाती है कि ये लड़ाई ब्रूस और हमारे बीच है। वो अल्फ्रेड ही था जो ब्रूस को हौसला दे रहा था, और अब क्योंकि वो मर चुका है तो गौतम को बैटमैन से कोई नहीं बचा सकता सिवाय हमारे। वही दूसरी तरफ बैटमैन जिम को बता रहा होता है कि नेपियर ने जानबूझकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया था ताकि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सके। जिम बोलता है कि नेपियर को बैटमैन डेविस्टेशन फंड के नाम पर चल रहे करप्शन के बारे में पता है और उसके पास इस चीज का एविडेंस भी है जिसे वो हमारे खिलाफ ही यूज करेगा। बैटमैन बोलता है कि ये करप्शन नहीं बल्कि गौतम जैसे शहर को संभालने की रियलिटी है। जिम पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था, जिस पर बैटमैन बोलता है कि उसने पहले ही अज्यूम कर लिया था। जिस पर जिम बोलता है कि हर साल तुम्हारे कारण हो रहे डैमेज की भरपाई करने में ही $3 बिलियन खर्च होते हैं और तुमने इस बारे में मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। बैटमैन बोलता है कि क्या तुम मेरे तरीकों पे सवाल उठा रहे हो, जिस पर जिम बोलता है एक पुलिस वाले के तौर पर बिल्कुल भी नहीं, पर एक टैक्स पेयर होने के नाते हाँ मैं तुम पे सवाल उठा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि डुप्लीकेट हार्ली क्विन एक अनजान बिल्डिंग में आई होती है और क्ले को फॉलो करते करते वो क्ले फेस को ढूंढ लेती है। वहीं पर उसे मैड हैटर भी मिलता है और उसके सर से उसके माइंड कंट्रोलर को हटाने पर वो चिल्लाता है कि तुम कौन हो, क्या तुम जोकर हो। वो कहती है कि उसका नाम क्विंसेल है। नेपियर जोकर को ले गया और उसके लौटने तक मैंने उसकी जगह ले रखी है। मैड हैटर बोलता है तो तुम नियो जोकर हो, जिस पर वो पूछती है कि जैक कहाँ है। मैड हैटर उसे पहलिया देने लगता है, बट नियो चिल्लाती है कि इंग्लिश में बोलो। जिसके बाद मैड हैटर बोलता है कि जोकर को मेरा माइंड कंट्रोलर चाहिए था ताकि वो अपनी आर्मी क्रिएट कर सके, बट इतने सारे माइंड को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए उसने सबसे पहले क्लेफेस के माइंड को कंट्रोल किया और फिर उसे गौतम के सभी सुपर विलेंस को पिला दिया और अब वो सभी सुपर विलेंस को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। नियो क्लेफेस को टच करते हुए पूछती है कि क्या ये जिंदा है, लेकिन उसे छूते ही क्लेफेस धूल बन जाता है और सिर्फ उसका ब्रेन बचता है। नियो उस ब्रेन को उठाते हुए बोलती है कि ये कितना अजीब है, पर मुझे लगता है कि ये अभी भी जिंदा है। वो मैड हैटर को बोलती है कि क्या तुम एक और डिवाइस से नेपियर के सिग्नल को ओवरराइड कर सकते हो। मैड हैटर बोलता है बिल्कुल, जब तक मैं जोकर के मुकाबले क्लेफेस के माइंड के करीब हूँ मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। नियो को कुछ आवाज आती है और उसका पीछा करते करते वो एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर सभी सुपर विलेंस थे, जिसे देखकर नियो बोलती है दैट्स बेटर।